Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighter Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone. We have come to the business end of the ICC Men's T20 World Cup 2021 and this is going to be our very last episode. In today's episode, we will look at the semi-final 2 which Pakistan played against Australia and unfortunately lost to Australia. And of course, we will also be previewing today's game, that is New Zealand versus Australia. हमारे इन हाउस गेस्ट मुदस्सर नज़र, जिन्होंने हमें ऑल थ्रू आउट आवर मैच जोन ज्वाइन किया था, अपनी राय हमारे साथ शेयर की थी, ओपिनियंस शेयर किए थे, वो अनफॉर्चुनेटली आज हमें इस फाइनल एपिसोड में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे बिकॉज ही हैड टू ट्रैवल टू द यूके फॉर एन इमरजेंसी. लेकिन वी विल बी टेकिंग हिम टू शेयर हिज ओपिनियन विद अस वंस अगेन वाया अ वीडियो लिंक. तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को और सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द सेकंड सेमीफाइनल पे, जो कि खेला गया था एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. अब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कुछ जो हमने एक्सपेक्ट की थी और कुछ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और कुछ जो हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे फेवर में जाएँ, लेकिन कुछ ऐसी जो हमारे फेवर में नहीं गई. बीइंग अ पाकिस्तान सपोर्टर, बीइंग अ पाकिस्तान फ़ैन, सबसे पहले तो मैं टॉस पे बात करना चाहूँगी. Toss, as we've all seen all throughout this ICC Men's T20 World Cup, has been extremely crucial. हमने कितनी बार देखा है कि जो भी टीम टॉस जीतती है इन दी एंड वो मैच भी जीत जाती है. ऑफ कोर्स बैटिंग सेकंड इज़ एन एडवांटेज, क्योंकि पहले बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बॉल आसानी से आपके बैट पे भी नहीं आ रही होती. और उसी तरह अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग सेकंड इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि बॉल ग्रिप करना स्पेशली फॉर स्पिनर्स मुश्किल होता है. तो टॉस से शुरू करते हैं. टॉस अहम होने वाला था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में. सारे पाकिस्तान के फैंस बाहर दुआ यही कर रहे थे, इनफैक्ट बाहर क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के फैंस थे उस दिन यही दुआ कर रहे थे कि प्लीज़ बाबर आजम ये टॉस किसी तरह हमारे लिए जीत जाए, बिकॉज वी ऑल न्यू हाउ इम्पोर्टेंट द टॉस वाज गोइंग टू बी. एनीवेज टॉस हुआ, फिंच कॉल्ड हेड्स एंड हेड इट वाज. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम टॉस लूज़ कर दिया और वहाँ से ही सिचुएशन चेंज होनी थोड़ी सी अनफोल्ड होनी थोड़ी सी शुरू हुई. इंपॉर्टेंट टॉस था, ड्यूई कंडीशंस थे, लूज़ करना ऑफ कोर्स पाकिस्तान को एक बैक फुट पर लेकर आ गया था फ्रॉम द वर्ड गो. एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को दावत दी कि वो आएँ और बैटिंग करें. अब इन कंडीशंस में बैटिंग करना वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है और इनको मज़ीद डिफ़िकल्ट बना दिया इस फैक्ट ने इनफैक्ट के जो हमारे इतने ज़बरदस्त वाइस कैप्टन थे, जिनकी इतनी कमाल की परफॉर्मेंस लगी रही थी ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, मोहम्मद रिजवान, उनकी 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी. इनफैक्ट ही वाज इन दी ICU, ही डेवलप्ड अ चेस्ट इन्फेक्शन और उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनकी पार्टिसिपेशन इन द सेमीफाइनल वाज आल्सो लुकिंग डाइसी. बट थैंकफुली ऑन द डे ऑफ द मैच उनका टेस्ट हुआ, उनकी फ़िटनेस मेजर की गई, रेट की गई, असेस की गई और ही वाज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले. तो उनको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी मेंटल स्टेट पे, फिजिकल कंडीशन पे एक टोल लेने वाली थी ये 2 दिन की बीमारी और हमने शायद उसके ग्लिम्पसेस देखे भी. एनीवेज बाबर आजम आर कैप्टन एंड आर वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान बोथ केम आउट टू बैट. और ऑफ कोर्स बैटिंग पहले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था. रिजवान अच्छे से तेज़ी से खेलने की कोशिश कर रहे थे और बाबर भी कई बार अग्रेसिव लगे, बट ऑन द होल ऑफ कोर्स गिवन द कंडीशंस, गिवन द ऑपोजिशन, वहाँ से किस किस्म के बॉल्स आ रहे थे और जिस तरह की कंडीशंस में खेल रहे थे, जिस किस्म का प्रेशर था, क्योंकि सेमीफाइनल एक नॉकआउट स्टेज होती है, इस सबको माइंड में रखते हुए रन्स उतनी फ्लुएंटली नहीं आ रहे थे जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे. बाबर हमें कई पॉइंट्स पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, स्लो भी खेल रहे थे. इनफैक्ट बाबर की डिफेंसिव अप्रोच को काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ही वाज बीइंग अ लिटिल ओवर कॉशियस. अब पाकिस्तान की अगर इस टूर्नामेंट में बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की स्टाइल की, तो वो ये रहा है कि ये जो 2 आपके ओपनर्स हैं ना, रिजवान एंड बाबर, इन्होंने एक स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को कि बाद में टुवर्ड्स द मिडल ओवर्स या टुवर्ड्स द डेथ जब जाए, आखिर में जब पावर प्ले आए तब तेज़ी से रन स्कोर किए जाएं ताकि पाकिस्तान के पास विकेट्स इन हैंड होंगी. ये इनकी एक अप्रोच या एक स्ट्रैटेजी रही है, सो टू स्पीक, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच वर्कड फॉर देम. बट अगेन 3 आउट ऑफ द 5 टीम्स दैट पाकिस्तान प्लेड वर नॉट टेस्ट प्लेइंग नेशंस और द मोस्ट डिफिकल्ट टीम्स टू प्ले अगेंस्ट. उनके अगेंस्ट ये स्ट्रैटेजी चल जाती, लेकिन इन एन अग्रेसिव टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया ये स्ट्रैटेजी का चलना थोड़ा सा मुश्किल था
और अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की गुरुज की माने तो यही एक स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान को थोड़ी सी महंगी पड़ गई। दे वर वेरी स्लो इन स्कोरिंग रन्स, आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे थे। हमने पहली बार, मैंने सारे मैचेस स्टेडियम में देखे, एंड लिटरली दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप वेयर पाकिस्तान वाज अनएबल टू कन्वर्ट सिंगल्स इनटू डबल्स। कई बार हमें देखकर नजर आ रहा था कि यार यहाँ पे 2 रन्स भाग कर लिए जा सकते थे, बट because of that defensive strategy these people will only manage to squeeze in singles, and as a result जो runs थे वो बहुत ही slowly स्कोरबोर्ड पर पोस्ट हो रहे थे। बाबर की जो ये लो रिस्क अप्रोच थी इस दिन थोड़ी सी महंगी पड़ गई। इनफैक्ट बहुत सारे गुरूज और क्रिटिक्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट दिस इज़ द सेम अप्रोच विच वर्कड इन द पास्ट इन दिस वेरी वर्ल्ड कप, बट वंस अगेन that was probably not our day, it wasn't Babar's day, and he got out just after scoring 39 of 34 deliveries. In fact उनका strike rate भी काफ़ी low था, I believe it was something under 120, और ये जो ओवर कॉशियस अप्रोच थी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। बाबर लॉस्ट हिज विकेट एंड केम इन फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान का भी जो स्लो स्टार्ट था वो थोड़ा सा स्लो था, उस फ्लुएंसी से रन्स नहीं हम लोग देख रहे थे पोस्ट होते हुए जिससे हमने एक्सपेक्ट किए थे, बट इन द एंड ही मेड अप फॉर इट बाय स्कोरिंग अबाउट 55 रन्स ऑफ 34 डिलीवरीज। तो वो थोड़ी सी चीज़ थी एक जो पाकिस्तान के फेवर में चली गई। उस टाइम पे एक मोमेंटम दोबारा से बनता हुआ नज़र आया। फ़खर एक एंड पे थे, रिजवान दूसरे एंड पे थे, और थोड़े से रन स्कोरिंग तेज़ हो गई थी, बट ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान की एक और विकेट गिरी और इट वाज अ बिट टू लेट फॉर द रेस्ट ऑफ द बैटर्स टू कम एंड मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। 2-3 ही ओवर्स बचे थे जब आसिफ अली भी आए। उनको पता था कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू लिटरली स्टार्ट स्मैकिंग द बॉल फ्रॉम द वर्ड गो। पहली ही बॉल उन्होंने अटेम्प्ट की कि मैं छक्का मारूं, एंड ही वाज कॉट अनफॉर्चुनेटली विदाउट स्कोरिंग एनी रन्स। एंड ऑफ कोर्स इसी तरह शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के लिए भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे क्योंकि जो हमारे ओपनर्स हैं वो काफ़ी सारी बॉल्स कंज्यूम कर चुके थे। इन द एंड पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 176 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द एलोकेटेड 20 ओवर्स विच लुक्ड लाइक अ गुड टोटल टू मेनी ऑफ अस, क्योंकि दुबई के पिचेस हैं, यूएई में हमने इतने हाई स्कोरिंग गेम्स ना ही इस वर्ल्ड कप में देखे ना ही इससे पहले जो यहाँ पे इन्हीं कंडीशंस में इन्हीं वेन्यूज पे आईपीएल हुई है उसमें देखें। सो कंसिडरिंग ऑल दैट वी थॉट दैट द स्कोर दैट पाकिस्तान हैड पुट अप वाज गोइंग टू बी अ पावर स्कोर, और अगर हमारे बॉलर्स ज़रा भी अच्छा परफॉर्म करें तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को हम एक मुश्किल में डाल सकते हैं। Before we go on and talk about Pakistan's bowling, let's go over to our expert Mudassar Nazar, who is going to be joining us all the way from the UK. और मुदस्सर सर से चल के पूछते हैं कि उनको पाकिस्तान की बैटिंग कैसी लगी और कहाँ पे कमियां लगी पाकिस्तान की बैटिंग में। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान पहले बैटिंग करते थे, there was always concern कि लंबा स्कोर नहीं कर सकेंगे, बस स्कोर was adequate. Looking at Pakistan bowling lineup 170 और उस पिच पे एक बड़ा अच्छा टोटल है। आप जब भी बाबर आजम विल प्ले द इनिंग्स थ्रू या रिजवान भी, तो 200-250 स्कोर तो बनने नहीं, बट दे वन थिंग दैट दे मेक श्योर इज दैट कि पाकिस्तान ए टोटल टू डिफेंड। और उस दिन फ़खर ज़मान भी अच्छा खेला आके, उसकी वजह से दोबारा इम्पेटस मिला इनको, और आई थॉट दे हैड इनफ रन्स ऑन द बॉल। देखिए फॉर ए चेंज जब उसके डॉट बॉल खेले जाते हैं उसको वो उठा के मार के मिड विकेट में कैच होकर चला जाता है, बट एक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो जो क्रूशियल मैचेस होते हैं उसमें स्कोर करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। अभी आप बाबर आजम के साथ ओपन करेंगे, रिजवान के साथ, दे आर नॉट बीइंग डिफेंसिव, दिस इज हाउ दे प्ले। तो अगर आप सचिन तेंदुलकर से कहेंगे ओपन करें, वो भी इस तरह खेलेगा। दे आर नॉट लाइक मैक्सवेल, दे आर नॉट लाइक वार्नर, उन सब का जो उनकी डिफरेंट है स्किल्स हैं, इनके अपनी डिफरेंट है। मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा कि अगर यही दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे तो इनकी जगह नहीं बनेगी, बट इंग्लैंड के लिए खेलेंगे इनकी जगह नहीं बनेगी, बट देयर आर अदर टीम्स जिसमें दे विल वॉक इन दोस टीम्स। अब अगर आप इंग्लैंड का मेकअप देखें तो जो रूट नहीं करता, जो रूट भी प्रॉब्ली डू द सेम जॉब एज आवर कैप्टन डज, और कंसिस्टेंटली रन करेगा, लेकिन उनकी टीम को वो कहते हैं छक्के मारने वाली टीम है, तो इसलिए इंग्लैंड को वो सूट नहीं करता। तो आसिफ का तो मैं आपको पहले भी कह चुका कि जिस नंबर पे वो आता है कंसिस्टेंटली रन करना बड़े मुश्किल होंगे उनके, क्योंकि जब भी आता है यहाँ तो वो रन चेस कर रहा है, 12 की एवरेज है वो चेस कर रहा है, यहाँ आता है तो 12-16 के रन से रफ्तार से उसको रन करने हैं, तो उसमें मोस्टली तो फिर कभी तो आपका दिन अच्छा हो तो लग जाएंगे, मोस्टली तो फिर बंदा फेल ही होता है।
चलिए लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग, जो अब तक इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त लग रही थी. नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बट क्रिकेट फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़ वर प्रेजिंग पाकिस्तान, वर प्रेजिंग शाहीन शाह अफरीदी, वर प्रेजिंग इमाद वसीम, वर प्रेजिंग ऑल द बॉलर्स. इन फैक्ट द इंटायर बॉलिंग यूनिट लुक्ड वेरी गुड. पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने हर टीम को फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड टू अफगानिस्तान टू स्कॉटलैंड टू नमीबिया काफ़ी सताया था. और इस मैच में भी यही एक्सपेक्टेड था कि जो हमारे बॉलर्स हैं ना, अभी बैटर्स ने अपना काम कर दिया. व्हेन इट गोज़ ओवर टू द बॉलर्स दे विल ऑल्सो होपफुली डू द नीडफुल. दिस इज़ व्हाट ऑल पाकिस्तान फैंस वर होपिंग फॉर. एंड इन फैक्ट हमें लगा कि हम लोगों ने ठीक ही सोचा है, ठीक ही ख्वाहिश की है, क्योंकि पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रक विद द न्यू बॉल एंड ऑस्ट्रेलिया वर 1 for 1. उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज हुई हमें पता ही नहीं चला. एरन फिंच जल्दी हमने चीपली आउट कर दिए. प्रेशर वो सपोज टू बी ऑन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन डेविड वार्नर और मिच मार्श क्रीज पर मौजूद थे. डेविड वार्नर हमने अपने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि ही इज़ नॉट लुकिंग हिज यूजुअल सेल्फ, ही इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट रस्टी, ही इज़ नॉट इन हिज यूजुअल ग्रूव. और आई थिंक इट लिटरली टुक हिम 1 game एंड द सेमीफाइनल टू गेट हिज ग्रूव बैक. एंड ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, कॉन्फिडेंट नॉक खेला. चाहे दूसरी साइड से कोई भी बॉलर आ रहा हो, डेविड वार्नर वुड नॉट वरी. ही वाज बैटिंग विद कंफर्ट, विद ईज, फ्लुएंसी से और तेज़ी से ऑस्ट्रेलिया के रन्स पोस्ट होते हुए और बढ़ते हुए नज़र आए. उनका साथ दूसरे एंड पे मिच मार्श भी दे रहे थे. और पाकिस्तानी बॉलर्स जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हाई थे, वो हमें थोड़े से ट्रबल्ड नज़र आए. शाहीन शाह अफरीदी ने भी कंट्रीब्यूट किया, हारिस रऊफ ने भी कंट्रीब्यूट किया, हसन अली ने भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की. वी टॉक अबाउट पाकिस्तान स्पेस डिपार्टमेंट, बट हसन अली वाज जस्ट हैविंग अ टेरिबल डे आउट इन द फील्ड विद द बॉल एज वेल एज व्हेन इट कम टू फील्डिंग. और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो कि आपको आखिर में गेम कॉस्ट कर जाती हैं. हसन अली ने नो बॉल करवाई 18th ओवर में एंड ही एंडेड अप कंसीडिंग आई थिंक 12 रन्स इन दैट ओवर. उसके बाद उन्होंने 19th ओवर में एक क्रूशल कैच ड्रॉप किया और मैथ्यू वेड का, जो कि ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोसिव बैटिंग अपनी दिखा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज़ी से रन स्कोर कर रहे थे. उसके बाद दोबारा आए और दोबारा उन्होंने 15 और रन्स एक ओवर में कंसीड किए. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के 3 कंसेक्यूटिव छक्के. सो ऑल टुगेदर द बॉलर्स दैट पर्टिकुलर नाइट वर लुकिंग वेरी हेल्पलेस एंड वेरी क्लूलेस. हारिस की अगर आप बात करें तो हारिस ऑल्सो डिड गेट अ लॉट ऑफ रन्स. ही ऑल्सो, उसको भी काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़े बेचारे को, क्योंकि सारे बॉलर्स ही उस दिन अपने, मतलब ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वाले जिस अग्रेशन से बैटिंग करते हैं ना, हमारे मुदस्सर नज़र ने, हमारे एनालिस्ट ने हमें ऑल थ्रू आउट बताया है कि ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. वो एक नॉर्मल अंदाज से खेलते ही नहीं है. इवन इफ दे आर ऑन द बैक फुट, उनकी अग्रेशन आपको नज़र आती रहती है. तो इतनी अग्रेशन से बैटिंग हो रही थी कि सारे बॉलर्स वो लिटरली सेंड टू द क्लीनर्स, चाहे वो फिर हारिस हो या शाहीन हो या फिर वो हसन अली. एक बॉलर थे जो थोड़े से ज़्यादा हमें अच्छे लग रहे थे, प्रॉमिसिंग लग रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और वो थे शादाब खान. उन्होंने आखिर में 4 विकेट्स क्लेम किए, गिविंग अवे जस्ट 26 रन. ट्रबल कर रहे थे बैट्समैन को. हमें पता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट अच्छे खासे ट्रबल होते हुए नज़र आते हैं. तो इसके सब के चलते हमने सोचा था कि इमाद वसीम विल ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. स्पिनर सारे ही हफीज़ को भी, मोहम्मद हफीज़ को भी चांस दिया बाबर आजम ने, लेकिन उन्होंने भी आकर एक नो बॉल करवा दी. उसके बाद उनको भी कुछ रन्स पड़ गए. उसके बाद उनको वापस बुलाया ही नहीं गया. इस एपिसोड के शुरू में मैंने जिस डिफेंसिव अप्रोच की बात की थी, वो डिफेंसिव या ओवर कॉशियस अप्रोच हमें यहाँ पर भी नज़र आई कि अगर आपके एक बॉलर ने इतना अच्छा डिलीवर नहीं किया कि अपना ओवर, तो यू डोंट have the courage to bring him on again. But Hassan on the other hand was also looking very similar. उनको भी बहुत रन्स पड़ रहे थे, कभी नो बॉल हो जाती थी, कभी उनसे वाइड हो जाती थी, बट उसको बार बार बाबर आजम चांस दे रहे थे. इस सब के चलते थोड़ा सी क्रिटिसिज्म बाबर आजम की कैप्टनसी को भी फेस करना पड़ रहा है इन द सेमीफाइनल. हारिस रऊफ को क्यों नहीं लाया गया? इमाद वसीम ने एक अच्छा ओवर कराया, सिर्फ 4 रन इमाद को पड़े थे. उसके बाद इतना डिले क्यों किया इमाद को, दोबारा जल्दी क्यों नहीं लाया गया? बट दीज वर नॉट द ओनली मिस्टेक्स दैट वी सॉ पाकिस्तान टीम और बाबर आजम मेकिंग दैट नाइट. देयर वर अ कपल ऑफ मिस्टेक्स. और जब एक से ज़्यादा मिस्टेक्स होती है ना, तो रिजल्ट मोस्टली आपके फेवर में नहीं जाता. I would also like to stop right here and once again go to मुदस्सर नज़र, और मुदस्सर सर से पूछते हैं कि उनको पाकिस्तान की बॉलिंग इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल कैसी लगी. बड़ा ज़बरदस्त. पाकिस्तान थोड़ा सा मार खा गया है कि एक तो हसन की जो बॉलिंग फॉर्म थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्टार्टिंग विद द फ्रेंडली मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जिसमें उसको मार पड़ी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही नीचे था. और डिस्पाइट में कई दफ़ा कह रहा था टीम थोड़ी चेंज करें, उसको एक आध मैच में रेस्ट करवाना चाहिए था to get his confidence back.
इफ नथिंग लाइक इज कॉन्फिडेंस बैक, उसका रनअप का जो प्रॉब्लम था, जो नो बॉल कर रहा था, एटलीस्ट दे कुड हैव सॉर्टेड दैट आउट। आप एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ, उसके बाद आप नो बॉल भी कर रहे हैं, तो एक छोटे से टूर्नामेंट में कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज सीनियर बॉलर, आई अंडरस्टैंड कि उसकी जगह बनती है और उसको इज ए मैच विनर, लेकिन उसको अगर एक आध मैच में ये रेस्ट दे देते 2-3 दिन का, जो बॉलिंग कोच है उसके साथ जाके काम करता, तो थोड़ा बेहतर होना था। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो और आप जब भी कोई वेरिएशन करने की कोशिश करेंगे, वो लैंड नहीं करेगी उस जगह पे जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, एंड दैट विल रिजल्ट इन गिविंग अवे रन्स। और जैसे ही कोई चौका छक्का पड़ेगा या नो बॉल होगा, तो आप पे दुगना प्रेशर हो जाता है। और हसन के साथ थ्रू आउट टूर्नामेंट ये रहा, कैच उसने छोड़ा, उसकी वजह यही थी कि उससे ओवर पहले इतनी ज्यादा उसको रन पड़े थे, तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट। उसके दिमाग में अभी भी उसका ओवर ही घूम रहा था, मैं पूरा टूर्नामेंट में घूम रहा था। एंड देन हारिस राव, अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग तो बहुत तेज की उसने, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब 3 साल तो हो गया उसको टीम में आए हुए, इज फार टू वन डायमेंशनल। वो जब लंबा रिवर्स हो रहा हो तो इन स्विंग ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में उसको भी लोग, जब वो अनप्लेबल भी होते, अच्छे बैट्समैन जो होते हैं, खासकर हिटर जो बैटर होते हैं, वो अपनी टांग क्लियर करके रूम बना लेते हैं और लेग साइड पर उनको पता है गेंद अंदर ही आना, तो वो चांस लेते हैं, फिर मारते हैं, चौके छक्के लगते हैं। अगर ये, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इसने अपने को डेवलप नहीं किया। कई दफा होता है कि आप सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाए ना, तो आप उसी पे इत्तेफा कर लेते हैं और उसके बाद आप ब्रांच आउट नहीं करते। तो इसने ना इसने आउटस्विंग करना सीखा है, ना ही इसने दूसरा जो कटर है लेग कटर वो सीखा है। इसका जो पोजीशन है उसकी वजह से ऑफ कटर इसके करना इसके लिए आसान है, लेकिन जब ऑफ कटर भी जो राइट हैंड को अंदर ही आएगा, स्विंग नहीं अंदर आता है, सो दे सेट दे स्टॉल आउट है उसको मारने के लिए। तो इस टूर्नामेंट से नहीं, अगर यही चीज ये सीख जाए हारिस की, इसको एक तो नया गेंद करना आना चाहिए, और दूसरा इसको रिवर्स जब कर रहा हो तो आउटस्विंग करना चाहिए। रिवर्स का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि आप का स्विंग होना है, अगर आउटस्विंग नहीं भी करनी आती तो कम से कम बॉल आपका सीधा रह जाएगा, एंड देन इवेंचुअली यू डेवलप इट। तो इसको इस पे काम करना चाहिए। आई थॉट इसकी वजह से हम पूरे टूर्नामेंट नुकसान हो। सिद्धार्थ का आई वाज क्रिटिक तो टूर्नामेंट से पहले, ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट रहा है उसके लिए, और खासकर फाइनल में जो उससे चाहिए था, उसने तो पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था 96-5, तो वो छोड़ के गया इनको। एंड देन इट वाज अप टू आवर सीनियर बॉलर्स जिनसे वो मैच नहीं खत्म हुआ। बट इन द अदर हैंड आपको ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेस करना चाहिए कि उनकी वेट में आप पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, तो उससे पिछले चले जाए जितने भी मैचेस वो खेला, कहीं भी उसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। एंड ही केम गुड, अनफॉर्चुनेटली उसका कैच टूट गया, एंड ही केम गुड मैन। और स्टॉइनस तो है ही बड़ा डेंजरस, जब से उसने बॉलिंग कम करनी शुरू की है, बैटिंग में ज्यादा ध्यान दिया है, तो आप किसी भी टाइम पे ये नहीं सोच सकते गेम इज ओवर, क्योंकि इज अ काइंड ऑफ प्ले जो 12-14 रन वो कर देता है an over. Now let's take a look at the big final that will be played between New Zealand and Australia. Once again, the venue is going to be Dubai International Cricket Stadium, the Ring of Fire, and once again the toss is going to play a very important, a very crucial role. अब टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही टीम्स की 50-50 रहती है, सो वी नॉट गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डिस्कसिंग द टॉस, बट डेफिनेटली जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको एक क्लियर एडवांटेज मिलेगा। कौन सी टीम होगी वो अब से कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। मुदस्सर नज़र से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज्वाइन करें और अपनी राय बताएं रिगार्डिंग द टू टीम्स। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दीज टू टीम्स, एक चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले ये दोनों ही टीम्स जो हैं फेवरेट्स नहीं थे, नॉट टू विन द टाइटल, नॉट इवन टू प्ले द फाइनल। दोनों टीम्स की मेहनत, दोनों टीम्स की कंसिस्टेंसी से इन दोनों टीम्स ने अपनी फाइनल में जगह बनाई है, एंड आई थिंक दे बोथ डिड फेयरली वेल। दे वरंट द बेस्ट ऑफ टीम्स इफ़ आई वाज टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट मुझे इतना लगता है कि ये दोनों टीम्स अपनी बेस्ट टीम्स नहीं थे इस वर्ल्ड कप के, लेकिन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट्स। इंपॉर्टेंट मैचेस, क्रूशल मैचेस इन्होंने जीते, इनके प्लेयर्स ने इंपॉर्टेंट मैचेस में स्टेप अप किया, एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बना ली। न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड पे हमने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अपने सुपर 12 स्टेज में खेला भी था। हमने कहा था कि न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी लग रही है,
although they're relying a little bit too much on Martin Guptill. मिडिल में इनके एक ऐसे बैट्समैन की कमी महसूस होती है, हमें मुदस्सर नज़र ने भी काफ़ी बार बताया, लाइक रॉस टेलर, जो कि मज़ीद बैटिंग को स्ट्रेंथन करते. बट डिस्पाइट ऑल दिस दे मैनेज टू फाइंड अ स्पॉट. तो लेट्स लुक एट द बैटिंग लाइनअप इन अ बिट मोर डिटेल. मार्टिन गप्टिल, डेरेन मिचेल राइट ऑन टॉप, डूइंग वेल. मोस्ट ऑफ द टाइम गप्टिल चल जाते हैं, अच्छे रन्स बनाते हैं. जब वो नहीं चलते, लाइक इन द सेमीफाइनल, तब डेरेन अपने ऊपर ले लेते हैं सारे डेरिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही डज वेल. सो टॉप लुक्स गुड. ऑफ कोर्स उसके बाद केन विलियमसन है द कैप्टन, not in his best of forms once again, not able to have any significant match winning knock in the World Cup, but Kane Williamson being Kane Williamson, we know how capable he is and we know he knows how to step up when the game requires him to. एक calm and composed batsman है, definitely बहुत ज़्यादा value add करते हैं इस न्यूजीलैंड साइड में. उनकी presence ही बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करती है. तो द टॉप डेफिनेटली लुक्स गुड. एंड देन देयर इज़ डेवॉन कॉनवे, हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप. इनफैक्ट कुछ अरसे से उनकी बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंसेस, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, फॉर्म भी उनकी अच्छी है. देन देयर इज़ ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से. उनके इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशंस रहे हैं ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स. देन जेम्स नीशम ऑल्सो आते हैं नीचे से और जब ज़रूरत पड़ती है टीम को तो वो भी रन्स बना देते हैं. तो अगर आप इनके ओवरऑल बैटिंग आउटफिट को देखें ना न्यूजीलैंड के, तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. वैरायटी है आपके पास, काफ़ी अच्छे कुछ ऑल राउंडर्स हैं जो कि दोनों रोल्स प्ले कर देते हैं. बैटिंग तो ऑफ कोर्स है ही इनकी अच्छी, टॉप पे थोड़ी सी ज़्यादा रिलाय करती है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक उसमें डेप्थ भी है, वैरायटी भी है. एक प्लेयर नहीं चलता तो दे हैव अ कपल ऑफ अदर प्लेयर्स हू कैन कम इन एंड फिल इन द बूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर हु इज़ अनएबल टू परफॉर्म ऑन एनी गिवन डे. सो बैटिंग तो इनकी अच्छी लग रही है. और अगर बॉलिंग की बात करें तो दे हैव अ गुड मिक्स ऑफ पेस एंड स्पिन. हमने पिछले मैचेस में देखा है कि इनको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करने आते हैं. ऑफ कोर्स इनके पास दुनिया की ज़बरदस्त एक पेस अटैक है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंट बोल्ट, दिस टिम साउदी. अब एडम मिल्न ने भी ज्वाइन किए हैं कीवी साइड को. तो बहुत ख़तरनाक इनकी है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, किसी भी ऑपोजिशन को तंग कर सकती है और ऊपर नीचे विकेट्स ले सकती है. अब पेस के साथ साथ इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है. वंस अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स. अभी ब्रीफली इस पर दोबारा नज़र डालते हैं. इश सोडी ज़बरदस्त स्पिनर हैं, इन कंडीशंस पे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, इन कंडीशंस पे विकेट्स भी उनको मिल रहे हैं और बैट्समैन को ट्रबल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. मिच सेंटनर है हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रबलिंग सम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन. अगेन द कंडीशंस आर फेवरिंग हिम. तो वी कैन एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड्स बॉलिंग, द पेस एंड द स्पिन to kind of bamboozle the Aussies. Let's see होता क्या है. लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऑन पेपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड ये न्यूजीलैंड की साइड लग रही है. चाहे आप इनके बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें या फिर आप इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें. अब फील्डिंग में ये कितने कमाल के हैं तो आपको और मुझे पता ही है. इट इज़ नो सीक्रेट फ्रॉम एनी वन. वी नो दे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड इन दिस करंट डे इन एज. चाहे वो डायरेक्ट हिट्स हों, कैचेस हों, एक हाथ से कैच पकड़ना हो, कुछ भी करना हो इन द फील्ड, एब्सोल्युटली गुड. जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं वहाँ भी पहुँच कर ये लोग अपने बॉल को रोक लेते हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड. और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस फाइनल में उनको हराना एटलीस्ट फील्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है. लेट्स गो वंस अगेन टू आवर एक्सपर्ट मुदस्सर नज़र. और मुदस्सर सर से पूछते हैं कि वो न्यूजीलैंड की इस साइड को कैसे देख रहे हैं. आपको मैं बार बार कहता था कि ये वाली टीम है बड़ी खतरनाक टीम है. ये हमेशा दे फुल अबव देयर वेट, लगते नहीं हैं. एक आध मैच विनर होता है लेकिन आखिर तक जाते हैं और यही उन्होंने किया. लेकिन टूर्नामेंट में एंड पे इंग्लैंड जैसी टीम को हरा के तो फाइनल में आ गए हैं और सब के सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जो मेन उनका कप्तान था जल्दी आउट हो गया उस मैच में, तो लगता था कि स्ट्रगल करेंगे. बट समबडी एल्स केम गुड. गप्टिल में रन नहीं किए, किसी और ने आके कर दी. इसलिए ये बड़ी खतरनाक टीम है. कहीं ना कहीं बिगड़ ले जाता है इनका, वो रन आउट कर देते हैं और कंट्रीब्यूशन नीचे से आ जाती है. तो आई थिंक दे विल बी अ वेरी डेंजरस टीम इन द फाइनल. Australia will have to play really, really well to beat them. Guys, now let's move on really quickly and take a look at Australia's side. Australia जिसने पाकिस्तान को हराया है
उस पर नज़र डालते हैं बिफोर द फाइनल। ऑफ कोर्स फाइनल होने वाला है दुबई में ही, जहाँ पे इन्होंने सेमीफाइनल खेला था, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को थोड़ा सा एडवांटेज होगा। न्यूजीलैंड ने अपना सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड खेला था अबू धाबी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज जो है वो एरन फिंच एंड कंपनी को रहेगा। बैटिंग पे नज़र डालते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी बैटिंग तो अच्छी है ही। अब तो डेविड वार्नर भी फॉर्म में आ गए हैं। डेविड वार्नर, एरन फिंच, these guys can be dangerous against any bowling attack in the world on their day. अब डेविड वार्नर की ग्रुप भी नज़र आ रही है, रन्स भी फ्लुएंसी से निकल रहे हैं। एरन फिंच तो मतलब ऑफ कोर्स ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ऑल द टाइम। वेरी गुड लास्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है he'll make up for it in this coming game. Then there is Mitch Marsh and Steve Smith once again, very capable batsmen। दोनों ही इतने काबिल हैं और दोनों ही इतने एक्सपीरियंस्ड और सीजनड हैं और अग्रेसिव हैं, अग्रेशन से खेलते हैं कि ये भी जो कीवी बॉलर्स हैं उनको रन फॉर देयर मनी दे सकते हैं। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हो सकते हैं ये। फिर ग्लेन मैक्सवेल की बात हमने अपने पिछले एपिसोड में मुदस्सर सर के साथ इन डिटेल की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। जब ऑस्ट्रेलिया को बॉल से ज़रूरत होती है तो जी ये आते हैं, स्टेप अप करते हैं, कमाल करके दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बैट से ज़रूरत होती है, मैक्सी आते हैं, एफर्टलेस बैटिंग करते हैं, छक्के चौके मारते हैं, हेलमेट भी नहीं पहनते, कई बार सिर्फ कैप में आते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। अग्रेसिव बैट्समैन, अपनी ही एक अप्रोच है और अक्सर एफर्टलेस बैटिंग करके मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं। अगर टीम ज़रा सी स्ट्रगल कर रही होती है ना मैक्सी के आने से पहले, मैक्सी आते हैं और गेम का मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं। एंड डेफिनेटली कीवीज़ के अगेंस्ट भी ये फाइनल में ख़तरनाक बैट्समैन हो सकते हैं। देन मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड जो पाकिस्तान को महंगे पड़ गए थे, वो भी ज़बरदस्त प्लेयर्स भी हैं, दोनों ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं। स्पेशली मार्कस स्टोइनिस केपेबल हैं, हर किस्म के कंडीशंस में खेल लेते हैं, वर्सेटाइल हैं। IPL खेली अभी अभी जो UAE में कंप्लीट हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है इन कंडीशन से। पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑफ कोर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की रही थी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी इन माय ओपिनियन। तो वी कैन सी दैट बीइंग reflected in this final also. Once again अगर इनकी बारी आती है तो कीवी बॉलर्स की कोशिश यही रहेगी कि इनको जल्द अज जल्द आउट करें और कोई भी पाकिस्तान की तरह मिस्टेक ना करें, उनके कैचेस ड्रॉप ना करें। बट ओवरऑल आई थिंक अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप पर देखें, ऑस्ट्रेलिया की नज़र डालें, तो आपको महसूस हो जाएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी बैटिंग लाइनअप है, बहुत वर्सेटाइल है। हर किस्म का आपके पास कॉम्बिनेशन राइट एंड लेफ्ट का भी मौजूद है, हर किस्म का कैलिबर का प्लेयर भी मौजूद है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया की साइड को न्यूजीलैंड की साइड से, तो कहीं ना कहीं बैटिंग में जो ये ऑस्ट्रेलिया की साइड है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। लेट्स गो वंस अगेन टू मुदस्सर नज़र एंड आस्क हिम व्हाट ही हैज़ टू से ऑन दिस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। वार्नर आपको पता दोबारा फॉर्म में आ गया। पाकिस्तान मिस चांस, शाहीन जो जितना ज़बरदस्त उन्होंने ओवर किया था, हमें पता था मेजर थ्रेट वार्नर से आएगा, तो उसको एक ओवर नए गेंद के साथ उससे कराना चाहिए था। He played and missed in the first over, थोड़ा सा परसिस्ट कर रहे थे तो वार्नर की जाता तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती। दे आर थ्रेट, फिंच भी है उसके साथ। देन आपको मैक्सवेल जो उसका बिल्कुल हमारे फर्क जैसा हाल है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। तो मे बी इट्स दिस डे इन द फाइनल। स्मिथ अभी तक नहीं चला, वो भी रन कर सकता। although I've never felt Smith at ease in 2020 cricket, just like Ricky Ponting भी। रिकी पॉन्टिंग तो खैर अमरेस ही नहीं किया था 2020, तो उनका बैटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट they've got people who contribute। स्टोइनिस भी चार खेलता है और अब तो वेट भी है और वो किस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। डन दे है, बट बॉलिंग लाइनअप भी है, बॉलिंग लाइनअप तो बहुत जबरदस्त है। ऑल्दो स्टार्क and Cummins, they've been very disappointing in this tournament. Even before this tournament, they've been disappointing. Hazelwood है, लेकिन मेन जो उनका किरदार इस वक्त अदा कर रहा है वो जैम्पा, और जैम्पा मुसलसल विकेट भी लेता आ रहा है। चलें अब चल के थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइनअप पे भी। द मोस्ट ड्रेडेड बॉलिंग लाइनअप नॉट वेरी लॉन्ग अगो, बट ऑफ कोर्स ऑफ लेट इनके कुछ बॉलर्स थे जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, सफ़र करते हुए नज़र आए, लेकिन दे पीक्ड एट द राइट मोमेंट्स इन द वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान के अगेंस्ट उस सेमीफाइनल को जीतने के बाद ऑफ कोर्स उनके जो कॉन्फिडेंस होंगे, उनके मोरल लेवल्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अगर आप पेस अटैक की बात करें तो देन देयर इज मिच स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड पेस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, उनको ज्वाइन करते हैं पैट कमिंस एंड ऑल टुगेदर दे मेक फॉर अ वेरी ड्रेडेड, अ वेरी फीयर्ड पेस अटैक।
एंड देन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्पिन डिपार्टमेंट की तो वो भी कुछ कम नहीं है। एडम जैम्पा बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, मुझे बड़े पसंद भी हैं एज अ बॉलर, वर्सिटाइल भी हैं, छोटे से हैं, स्किडी बॉलर हैं, आते हैं अच्छे से परफॉर्म करते हैं, विकेट्स भी ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता, रन्स भी स्लो डाउन कर देते हैं। तो आई थिंक इज़ गोइंग टू बी क्रूशल इन दीज कंडीशंस। अब काफ़ी अच्छा उनका अभी तक का कैंपेन भी रहा है वर्ल्ड कप का। देन ऑफ कोर्स मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल की हमने बात की है, मैक्सी भी चल जाते हैं। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग अबाउट मैक्सी कि व्हेन ही इज अनएबल टू कंट्रीब्यूट विद द बैट, व्हाट ही डज इज कि आते हैं और बॉल से बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये दोनों जो है तंग कर सकते हैं आपके कीवीज़ को, कीवी बैट्समैन को बैम्बूजल कर सकते हैं। और बॉलिंग दोनों की ही बहुत स्ट्रांग लग रही है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी तगड़ी लग रही है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी तगड़ी लग रही है। तो बॉलिंग इज़ गोइंग टू बी एट पार, दोनों की एक जैसी ही लग रही है। और देखते हैं हमें किस किस्म के फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं। मुदस्सर सर के पास एक बार फिर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो बताएं उनको ये ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कैसी लग रही है, और साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 बताएं बोथ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, तो किसी का रिदम मान जाए, एक बॉल लगता है रिदम में आने के लिए। इसी तरह बैटिंग में भी एक बॉल लगता है बैटिंग में रिदम में आने के लिए। इसी तरह and then you have big match players like Fafar and Kane and big match. They have so many big players. Steve Smith, who knows वो क्या करने जा रहा है। He's got such a fantastic record behind him. उसके अलावा स्टार्क का है 92-93 miles an hour उसकी बॉलिंग है, फिर कमिंस का है, ये का काम गुड। और अब मिचेल मार्श भी है, उसने भी बॉलिंग की पिछले मैच में। So they got quite लॉन्ग कवर। देखते हैं कि एक एक्सेस स्पिनर ये खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। जी सर, अब सर प्लीज़ अपनी प्लेइंग 11 भी बता दें वंस अगेन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड वन फॉर न्यूजीलैंड। क्या ख्याल है आपका, कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और कौन से खेलेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से इन द बिग फाइनल? ऑस्ट्रेलिया वही जो पाकिस्तान का खिलाफ खेली। आई डोंट थिंक दे प्ले एन एक्सेस स्पिनर, क्योंकि दुबई की पिच है, तो उसके बाद हो सकता है ओस पड़े, तो ओस जब पड़ती है तो फिर आपको फास्ट बॉलर का सहारा लेना पड़ता है, उनसे स्पिनर्स की तरफ आप नहीं जाते। एंड न्यूजीलैंड का भी यही है कि वो सेटल साइड के साथ जाएंगे। उनका जो वन ऑफ द मेन प्ले कॉम में नहीं खेल रहा, दूसरी जगह फिर दूसरा बैट्समैन अंदर आए, मे बी दे प्ले सैमसन जो बैटिंग भी कर देता है, साथ स्पिन भी करेगा। सर अब मुझे प्लीज़ आप हमेशा की तरह एक एक्स फैक्टर प्लेयर भी बता दें, वन फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड एंड वन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन साइड। क्या लगता है आपको कि कौन सा प्लेयर दोनों ही साइड में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन करने वाला है फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया से वार्नर इज इन फॉर्म, ही कैन वॉक अवे विद द ट्रॉफी। उसका आईपीएल बड़ा गंदा गया था, स्टार्ट दिस टूर्नामेंट वाज वेरी बैड, बट नाउ ही इज इन फॉर्म एंड इज अ बिग मैच प्लेयर, ही कैन वॉक अवे विद द गेम। अगेन New Zealand, Williamson, come at the hour, come at the man. It could be Williamson. And sir, really quickly, your predictions? ये तो बड़ा मुश्किल, दोनों एक जैसी टीम है। But Australia is a big match. They're big trophy winners. They have the record behind them. On the other hand, जो न्यूजीलैंड के साथ पहले हुआ, इंग्लैंड में जो ट्रॉफी वो हारे थे, they deserve to win this trophy. तो देखें किस तरह जाता है, प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है। सो मुदस्सर नज़र की ये प्रेडिक्शन है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है रिगार्डिंग द बिग फाइनल? क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी? हमें बताएं। आप में से कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एक्साइटिंग गिफ्ट्स कर्टेसी ब्राइटो पेंट्स। सो सेंड इन योर प्रेडिक्शंस। एंड बिफोर आई एंड दिस एपिसोड आई वुड लाइक टू tell you guys the answer to the question I asked you in our last episode. How many runs did Pakistan need from the last over in the famous or the infamous 2007 T20 World Cup final? और इसका सही जवाब है 13 रन्स। 13 रन सही जवाब है। 13 रन्स की ज़रूरत थी पाकिस्तान को 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा था पाकिस्तान। और सही जवाब देने वाले का नाम है इमरान खान फ्रॉम हैदराबाद। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गोइंग आउट टू इमरान खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर मैच जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी आज के एपिसोड एंजॉय की होगी। अपनी प्रेडिक्शंस हमें बताएं और आप लोग कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीत सकते हैं कर्टेसी ब्राइटो पेंट्स। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर लव्ड वंस। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।